नमस्कार, योग निरोग में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज हम बात करेंगे हर्निया के रोग की। अगर आप उससे पीड़ित हैं तो आप उससे कैसे, अगर शुरुआती दौर में अगर आप उससे पीड़ित हैं तो क्या आसन और प्राणायाम और आपकी दिनचर्या और आहार विहार के जरिए आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, या आप जिन चीज़ों को हर्निया के रोगियों को आज बताया जा रहा है आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो शायद आप खुद उस रोग को हमेशा हमेशा के लिए विदा कर सकते हैं, कभी वो आपके पास ना आए, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे हर्निया के रोग को लेकर हमारे आज के खास कार्यक्रम योग निरोग में। देशराज जी आज हमारे साथ हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने लोकसभा टीवी को बहुत योगदान दिया है इस मामले में, खास तौर पर जो सेहत का एक संदेश लेकर हम लोगों के घरों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। हर्निया का जो रोग है उसका लक्षण, उसके कारण, उसको रोगी कैसे समझे और कैसे उससे दुरुस्त रहे, निरोग रहे, इसके लिए क्या कहेंगे आप? श्रेष्ठ जी, हर्निया का जो रोग है ये उधर के आसपास और जंघा के आसपास का रोग है। जब उधर की मांसपेशियां, भित्ति कमज़ोर हो जाती है या वहाँ के तंतु टूट जाते हैं तो वहाँ कोई एक असामान्य छिद्र हो जाता है और कोई भी आंतरिक अंग उस छिद्र से होता हुआ बाहर की तरफ निकल आता है, उसे हर्निया का रोग कहा जाता है। अच्छा, कोई अंग बाहर आ जाता है? बाहर का मतलब शरीर से बाहर नहीं, उस थैली के अंदर चला जाता है जो छिद्र के अंदर घुसता है बाहर की ओर। उससे आप देखेंगे कि कई बार जिनको हर्निया का रोग हो तो नाभि के आसपास या नीचे वाले हिस्से में वो हिस्सा बाहर की तरफ फूलने लगता है, ये इसका एक लक्षण बन जाता है। या वो जंघा के आसपास ये दोष आ सकता है। अगर वो लेटेगा तो वो वापस अपनी जगह चला जाएगा, खड़ा होगा तो फिर बाहर आ जाएगा, हाथ से दबाएगा तो पीछे चला जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो वापस अंदर ही नहीं जाता। तो ऐसी अवस्था में तो उसे डॉक्टर की राय लेनी चाहिए, ये नहीं हो कि बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए। बिल्कुल। पर अगर प्रारंभिक अवस्था में योगाभ्यास किया जाए तो हमारा यह भी मानना है कि आपकी जो अंदर की भित्ति है, जो मांसपेशियां हैं, जहाँ के तंतु टूटने शुरू हो चुके हैं, वो टूटने बंद हो जाए, सिस्टम सशक्त बन जाए तो और आप इस बीमारी से बच पाए। दीवार पर जो है अगर प्लास्टर मजबूत ब्रांड का रहेगा तो फिर प्लास्टर नहीं झड़ेगा। यहाँ पर हम इस रोग के लक्षण को लेकर के कुछ बात करें। हाँ, लक्षणों में हमने अभी आपको बताया कि ये वो जगह फूल जाती है बाहर की तरफ छिद्र से आने से। जंघा वाला हिस्सा फूल जाता है, नाभि के पास वाला हिस्सा फूल सकता है, नाभि और जंघा के बीच का हिस्सा फूल सकता है। हाथ लगाने से भी आपको महसूस होगा कि हाँ, अंदर से कोई अंग बाहर की तरफ आया हुआ है। तो होता किन कारणों से है? किन कारणों से होता है? जिनको कब्ज ज़्यादा रहता है उनको ये हो सकता है, क्योंकि वो जिस समय वो मल निष्कासन क्रिया के लिए जाती हैं तो वो जोर ज़्यादा लगाते हैं, जिससे मांसपेशियों पर प्रेशर पड़ता है। निष्क्रिय जीवन जीते हैं जो लोग, उनकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। या आप देखेंगे महिलाओं में क्या होता है कि जब वो गर्भ अवस्था से गुजरती हैं तो उस समय उनके पेट की मांसपेशियों पर एक विशेष खिंचाव बना रहता है, उस समय वो मांसपेशियाँ कई बार कमज़ोर पड़ जाती हैं। इसके कारण से भी हो सकता है। कई बार जन्म से ही वहाँ की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। कई बार आयु बढ़ने के साथ भी अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं रहा तो आपकी वो जो तंतु हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं और एक दिन वहाँ छिद्र हो जाता है और ये बीमारी का रूप धारण कर लेता है। बिल्कुल। और जिनको एसिडिटी की शिकायत रहती है, जिनका भोजन ठीक नहीं रहता, उनको भी ये शिकायत कभी भी हो सकती है। यानी इस सारे रोग में किस तरह से आसन जो है वो कितना उपयोगी होते हैं? एक बात का जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए, कोई भी रोग हो, जिस प्रकार डॉक्टर अपनी दवाई पेशेंट से उसके रोग को जान करके लिखता है ताकि वो ठीक हो जाए, ऐसे ही हमारे योग के अंदर भी जब हम योग्य शिक्षक से बातचीत करते हैं जो उस बीमारी के लक्षण समझता है, कारण समझता है, उसका शरीर पे
कैसे उस प्रभाव को खत्म किया जा सकता है, वैसे ही आसनों का चयन करना चाहिए। हर्निया के रोगी है जैसे, इसमें अगर हम भुजंग आसन कर लेते हैं, धनुरासन कर लेते हैं, तो रोग एकदम से बढ़ जाएगा। नीम हकीम खतरे जान। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ विशेष ऐसे आसन हैं जिससे कि हमारी पेट की मांसपेशियां, वहाँ के तंतु, वहाँ के सिस्टम सशक्त बने। उन आसनों का हमें चयन करना चाहिए और वो आसन रोगी को करवाने चाहिए। अगर बहुत अधिक रोग बढ़ा हुआ है तो उसे प्रारंभिक अवस्था में आसनों का भी अभ्यास ना करें कुछ दिन, तो ज़्यादा बढ़िया होगा। वो केवल प्राणायाम भी वो जो कि उस रोग को बढ़ाए नहीं, घटाए। बिल्कुल। अगर हर्निया की शिकायत है तो फिर ये कार्यक्रम आपके लिए है, और अगर नहीं भी है तो आपको उस तरह की शिकायत कभी ना हो, आपकी जो अंदरूनी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत रहें, सशक्त रहें, ताकतवर रहें, ताकि किसी तरह का वहाँ से कोई जो पार्ट है शरीर का वो किसी भी तरह से वो नीचे की ओर न ढले। इसलिए आप तैयार रहिए और यहाँ पर शुरू करते हैं आसनों की ये कड़ी। तेशरा जी, इस हर्निया का जो ये आज का हर्निया को लेकर जो हमारा आज का एपिसोड है, कार्यक्रम है, इसमें आप कौन कौन से आसन ऐसे हैं जिनको आज कराना आप चाहेंगे? आसन श्रेष्ठ जी कई हैं, जैसे पवन मुक्त आसन है, हस्त पादोत्तान आसन है, उदराकर्षण आसन है, विपरीत करनी मुद्रा है, हल आसन है। इन आसनों का अभ्यास हमारे जो इस रोग से पीड़ित हैं वो कर सकते हैं। आज हमारे साथ जो शिक्षक सामने करके दिखाएंगे उसमें एक तो उदर आकर्षण आसन करके दिखाएंगे, दूसरे नंबर पर हस्त पादोत्तान आसन करेंगे हम, और तीसरे नंबर पर विपरीत करनी मुद्रा करेंगे। तीनों ही आसन हर्निया के रोगी के लिए लाभकारी आसन है। बिल्कुल। तो आप तैयार हो जाइए और सबसे पहले उदराकर्षण आसन, ठीक है, ये कैसे होता है और इसी को क्यों किया जाता है हर्निया के रोग में, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। उदराकर्षण आसन के लिए दोनों टांगें आपस में मिला दें, एड़ी पंजे मिल जाएं, पंजे ताने। अब काग आसन में आ जाएं। काग आसन में दोनों पैरों के बल बैठना और पैरों में कंधों जितना फासला बना लेना। दाएं घुटने को बाएं पंजे के पास टिका दें। बाएं घुटने के ऊपर दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके रखें और बाएं घुटने से पेट वाले भाग को दबाएं। धड़ और गर्दन को बाईं ओर घुमा दें ताकि दबाव पेट वाले अंगों पर अच्छी तरह से पड़े। इस वक्त मूल बंध लगाएं, गुदा मूल को ऊपर की ओर खींच लेना और उड़ियान बंध लगाएं, बाहर श्वास बाहर निकाल करके, अर्थात नाभि और नाभि के आसपास की मांसपेशियों को अंदर की ओर सिकोड़ लेना। जब अंदर की ओर सिकोड़ेंगे इसके दो फायदे होंगे, एक तो मांसपेशियां सशक्त बनेंगी, तंतु नहीं टूटेंगे, और जो आंतें बाहर की तरफ उतर आती हैं वो अपनी जगह पूर्व स्थान पर जाएंगी। बहुत धीरे धीरे वापस आना प्रारंभ करें। यही क्रिया अब विपरीत दिशा से करेंगे हम। बाएं घुटने को दाएं पंजे के पास रख दें और दाएं घुटने के ऊपर दोनों हाथों से इंटरलॉक करें। अब श्वास बाहर निकालते हुए दाएं घुटने से पेट को दबाएं और धड़ को और गर्दन को दाईं ओर घुमा दें। पूर्ण स्थिति में श्वास को बाहर निकाल करके मूल बंध लगाएं। गुदा की मांसपेशियों का संकोचन कर स्राव ऊपर की ओर कर देना। नाभि के आसपास की मांसपेशियों को अंदर की ओर संकोचन करें, उड़ियान बंध लगाना। ऐसा करने से नाभि के आसपास की मांसपेशियां सशक्त बनेंगी और एक जंघा दूसरी जंघा को दबाती है तो जंघा के आसपास का भी अगर हर्निया होने की संभावना है वह टल जाएगी। आप ऐसा मानकर चलें। बहुत धीरे धीरे वापिस आएं और बैठने की स्थिति में विश्राम करें। बिल्कुल। तो ये है उदराकर्षण आसन। इस आसन की जो विशेषता है वो पर्टिकुलर इस रोग में क्या है? इसमें विशेषता इस आसन में जरूर रोगी को इस बात का ध्यान रखना कि पूर्ण स्थिति में अभी जो बतलाया गया था कि श्वास बाहर निकाल करके एक आंतरिक कुंभक की स्थिति ले आए, वो मूल बंध लगाएं
और इधर से उड़ियान बंद लगा लें। जब उड़ियान बंद लगाएंगे तो वहाँ की मांसपेशियाँ विशेषतः प्रभाव में आएंगी और अंग जो अपनी जगह छोड़ करके असामान्य छिद्र से होता हुआ बाहर की तरफ उतर आता है या नीचे की तरफ उतर जाता है तो वो वापस अपनी जगह पर खिंच जाएगा, अपनी जगह ले लेगा। और बाद में किन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए? नहीं, ये आसन केवल मैं ये कहूँगा कि जिनको एक्यूट क्रोनिक डिसीज हो चुकी है उसको पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, डॉक्टर की। अन्यथा इस आसन को सब कर सकते हैं, इस आसन में कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये आसन है, सरल आसन था उदराकर्षण आसन, और अभी हस्तपादोत्तान आसन जो है आप देखेंगे और वो किस तरह से हर्निया के रोगियों के लिए लाभ पहुंचाता है ये भी समझने की कोशिश करेंगे हम। हस्तपादोत्तानासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, बाजू शरीर के साथ, हथेलियों का रुख धरती की ओर, हाथों की उंगलियां और अंगूठा आपस में मिला हुआ, श्वास भरते हुए दोनों टांगें, बाजू और धड़ को एक साथ धीरे धीरे उठाना प्रारंभ करें। अंत में टखने और कंधे बराबर ऊंचाई पर हों, श्वास सामान्य हो। पेट के आसपास के मांसपेशियों पर अपने मन को एकाग्रचित करें। देखें कि हमारी मांसपेशियों पर पेट की एब्डोमिनल जो मसल्स हैं उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। बहुत धीरे धीरे वापस आना प्रारंभ करें। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला कर दें। दोनों बाजू शरीर से हल्की दूरी पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, श्वास सामान्य। प्रारंभिक अवस्था में 2 या 3 बार रोगी इसे करे, बाद में इसे 5 और 6 बार कर सकता है जैसे जैसे उसको आराम आना शुरू हो। ये जो हस्तपादोत्तान आसन करना, यानी ऐसा लगा जैसे पेट में जो भूकंप जैसा होता है, तो इससे पर्टिकुलर जो है बीमारी को लाभ कैसे मिलता है? देखिए, आप इस आसन के अंदर ये पाएंगे कि हमारी जो धड़ है वो ऊपर की ओर उठी, टांगें भी ऊपर की ओर उठी, जिससे कि नाभि वाला हिस्सा अंदर की तरफ धंसेगा। जब नाभि वाला हिस्सा अंदर की तरफ धंसेगा तो जो आंतें बाहर की तरफ निकली हैं वो वापस अपनी जगह पर आएंगी। और इस आसन की पूर्ण स्थिति में आप पाएंगे कि मांसपेशियों के ऊपर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। जब वो सशक्त बनेंगी, वो कमज़ोर नहीं होंगी। इस बीमारी का मुख्य कारण पेट की मांसपेशियों का कमज़ोर होना है। इस अगर पेट की मांसपेशियां सशक्त होंगी तो आपको लगता है कि जो ढीला ढाला पेट है वो भी मजबूत होगा। तो ये रोग आएगा ही नहीं अगर मांसपेशियां ठीक होंगी। और इस आसन से पेट की मांसपेशियां सशक्त, सुदृढ़, अच्छी बनती हैं। सशक्त होने का मतलब ये भी है कि 2-3 इंच तो पेट वैसे ही कम हो जाएगा, होना चाहिए। पेट बढ़ना भी तो अपने आप में एक बीमारी कहलाती है, क्योंकि मोटापा हर बीमारी का मूल है। बिल्कुल, मोटापे को रोग ना माने, रोगों की माँ, रोगों की जड़ माने। बिल्कुल। तो अभी आपने उदराकर्षण देखा, आपने हस्तपादोत्तान आसन देखा, और अब आप देखिए विपरीत करणी। विपरीत करनी मुद्रा। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियां दोनों बाजू शरीर के साथ, हथेलियों का रुख धरती की ओर, दोनों टांगों को धीरे धीरे श्वास भरते हुए उठाना प्रारंभ करें। 90 डिग्री पर आने के बाद हल्का सा उसे फिर सर की ओर लाएं और हथेलियों से सहारा लेकर कोहनियों का स्टैंड बना दें। पैरों के पंजों से लेकर पेड़ू तक, कुल्ले के जोड़ तक 45 डिग्री का कोण बने। कंधों से लेकर के और कुल्ले के जोड़ तक वहां भी 45 डिग्री का कोण बने। ऐसी स्थिति में आप पेट की मांसपेशियां खास तौर पर प्रभाव होते हुए महसूस करेंगे। दूसरा, टांगों का रक्त जब पेट की ओर आएगा तो वहां पर जो रक्त की कमी है और प्राण की कमी है वह भी पूरी होगी और वह सशक्त बनेगा एरिया, जिससे कि इस रोग में आराम आएगा। इसे हमें पहले लगभग 1 मिनट के आसपास रुकने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाए और आराम आता रहे, इसका अंतराल बढ़ाता रहना चाहिए। लगभग 3 मिनट तक इसके अंतराल को हम बढ़ा सकते हैं। बहुत धीरे धीरे रीढ़ की गोटियों को धरती पर लगाते जाएं, जब तक नितंब धरती पर ना लगे।
अंत में टांगों को भी धीरे धीरे धरती की ओर बढ़ाना प्रारंभ करें। पश्चात दोनों एड़ियों को सहज रूप में धरती पर टिकाकर पैरों में सुविधाजनक फासला कर लें। दोनों बाजू शरीर से हल्की दूरी पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। 2 से 3 मिनट का शवासन पंजों से सर तक, सर से पंजों तक केवल शरीर के अंगों को शिथिल करते हुए मानसिक अवलोकन करना। पश्चात श्वासों को सामान्य कर विश्राम करते हुए उठ बैठना। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी करवट लें, दाहिनी कोहनी और बाएं हाथ की हथेली का सहारा ले उठ बैठें और बैठने की स्थिति में विश्राम करें। विपरीत करनी में कोई सावधानी? विपरीत करनी में केवल इतना ध्यान रखना कि पेट में अगर अल्सर के फोड़े हों तो वो इस आसन को ना करें। बिल्कुल। तो आपने एक छोटी सी सावधानी बस केवल सुनी, अगर वो आप उससे दूर हैं, वो आपको नहीं है, तो आप ज़रूर विपरीत करनी भी कर सकते हैं। तो आप उद्राकर्षण आसन, हस्तपादोत्तान आसन और साथ में विपरीत करनी का अभ्यास अगर करें तो आप हर्निया के रोग से कहीं ना कहीं मुकाबला कर सकते हैं और उस पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे प्राणायाम की कि किस तरह से प्राणायाम आपके इस रोग में मददगार साबित हो सकता है। क्या प्राणायाम की कोई भूमिका जो है पर्टिकुलर हर्निया के रोगियों के लिए है? किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में, किसी भी अंग में जब दोष आता है तो ये मान्यता है कि उस अंग को प्राणिक शक्ति जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है। उसी की वजह से आ रहा है। जब तक पौधे को खाद और पानी सही मिलेगा तो वो हरा भरा रहेगा। ऐसे ही हमारा शरीर है। जिस भी शरीर के हिस्से में प्राणिक ऊर्जा की कमी पड़ेगी वह अंग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसमें दोष आना शुरू हो जाएगा। खाद, पानी और हवा, ठीक उसी प्रकार शरीर के ऊपर लागू होती है ये बात, जो कि प्राणिक ऊर्जा है। और प्राणिक ऊर्जा को आज का व्यक्ति खर्च तो करना जानता है, और जानता भी नहीं, उसे भी गलत ढंग से खर्च करता है, पर उसे संचित करना और अर्जित करना नहीं जानता। बिल्कुल। और प्राणायाम वह कला है जिससे कि व्यक्ति प्राणिक ऊर्जा को अर्जित करना, संचित करना, दिशा देना, वितरण देना, नियंत्रण करना, उसका सृजन करना, ये सब सीख जाता है। और ये सीख जाता है तो अंगों को जब प्राणिक ऊर्जा मिलेगी तो वो बीमार नहीं होगा। ठीक वैसे ही अगर मेरे पेट वाली मांसपेशियों को प्राणिक ऊर्जा ठीक मिले, रक्त का भ्रमण वहां पर ठीक हो, कब्ज ना हो, पाचन ठीक हो, तो हर्निया की शिकायत होगी क्यों? बिल्कुल। तो इसमें पर्टिकुलर कौन सा प्राणायाम? इसमें हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, कुछ प्राणायाम बिल्कुल नहीं करने शुरू में, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं हम, कपालभाति प्राणायाम करते हैं हम, एक प्लावनी प्राणायाम होता है, एक अग्निसार प्राणायाम होता है। इन प्राणायामों को निषेध के रूप में लिया जाना चाहिए हर्निया के रोगी के लिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकता है, उज्जयी प्राणायाम कर सकता है, भ्रामरी प्राणायाम कर सकता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकता है। ये सभी प्राणायाम उसके लिए बहुत लाभकारी हैं। इनमें से आज हमारे जो शिक्षक हैं वो भ्रामरी प्राणायाम करके दिखाएंगे। बिल्कुल। तो भंवरे जैसी आवाज़, ठीक है, वो किस तरह से इस रोगी को, इस रोग को हील करती है, किस तरह से उस पर असर डालती है, ये देखने और समझने की कोशिश करेंगे भ्रामरी प्राणायाम में। भ्रामरी प्राणायाम के लिए सर्वप्रथम पद्मासन लगाने के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियां घुटनों पर, दाईं टांग को मोड़ें, एड़ी को बाईं ओर पेड़ों में स्थित कर दें, बाईं टांग को मोड़ें, एड़ी को दाईं ओर पेड़ों में स्थित कर दें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी। भ्रामरी प्राणायाम की स्थिति लें, दोनों अंगूठे कानों में, दोनों ऊपर की उंगलियां आंखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर, मूलबंद लगा लें,
लंबा गहरा श्वास भीतर भरें, पश्चात मधुर गुंजन करना प्रारंभ करें। अंत में बचे हुए श्वास को बिना आवाज के बाहर निकालते हुए नाभि मूल को रीढ़ से लगा दें। पश्चात धीरे धीरे श्वास को कंठ तक भर लें, फिर गुंजन प्रारंभ करें। प्रयास पूर्वक बचे हुए श्वास को फिर उसी प्रकार नाभि को अंदर संकोचन करते हुए बाहर निकालें। अंत में पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ आनंद पूर्वक कंठ तक श्वास को भरें और फिर दोहराएं इसे एक बार। श्वास भरने से पहले दोनों अंगूठों को कान से बाहर निकालें और पश्चात हाथों को नीचे लाते हुए ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखें। बिल्कुल, तो ये हो गया भ्रामरी प्राणायाम। ये प्राणायाम कोई इसमें भी सावधानी रखने की जरूरत है? इसमें आपने देखा कि हमने बिना कुंभक के करवाया। बिना कुंभक के सभी प्राणायाम इसको कर सकते हैं। अगर कोई कुंभक के साथ करना चाहता है तो फिर हृदय रोगी और अस्थमा रोगी से नहीं कर सकते। इसका यह ध्यान में रखना है। बिल्कुल। भोजन के साथ में कुछ बाकी जो सुझाव हैं वो क्या देना चाहेंगे आप? भोजन के साथ जो विशेष बात है, कब्ज इस बीमारी की जड़ है। कब्ज नहीं बनना चाहिए। और कब्ज कब नहीं बनेगा? जब हम चोकर के आटे की रोटी खाएंगे, मोटे गोल आटे की रोटी खाएंगे, रसदार सूपदार सब्जियों का सेवन करेंगे, फल और सलाद को अपने भोजन में उसका समावेश करेंगे। अतिरिक्त इसके एक दो बात का ध्यान और रखना चाहिए। अगर किसी रोगी को कब्ज रहता है तो उसे किसी योग्य शिक्षक से सीख करके यौगिक अनीमा ले लेना चाहिए प्रारंभ में। बिल्कुल। शुरू में 3 दिन लगातार ले करके 3 बार फिर अल्टरनेटिव और 3 बार वीकली ले लें, उसी से बात बन जाएगी। पश्चात उसके रात को सोते समय एक काम करें, वो तिल का तेल ले लें, इन उंगलियों के ऊपर लगा करके और पेट वाले भाग पर अच्छी तरह से 4-5 मिनट मालिश करें। उससे मसल्स में वसा भी जाएगी और इस रोग को आराम भी मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देशराज जी। आपने हर्निया के रोगियों को जो एक तरह से रामबाण जो तरीके बताए हैं, आसनों को लेकर, प्राणायाम को लेकर, साथ में भोजन और उसके साथ साथ कुछ ऐसे नायाब सुझाव जो आपके जीवन को, जो एक परेशानी, जो टर्बल, जो एक स्थायी बन जाती है, उससे आपको निजात दिला सकते हैं, उस पर कहीं ना कहीं आपकी मदद कर सकते हैं। तो फिलहाल आज मुझे दीजिए इस कार्यक्रम में इजाज़त। फिर मिलेंगे। नमस्कार।